हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है सो आपका 17 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला करंट अफेयर्स जो हम आप लोगों के लेकर आए हैं वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब यह हुआ कि आपका कोई भी एमपी या एमएलए इलेक्शन के बाद में, चाहे इंडिपेंडेंट है या पार्टी का है, वह किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता है। कंडीशन है यह कि कोई भी एमपी या एमएलए जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के पहले की बात नहीं कर रहे, इलेक्शन होने के बाद जब आप जीत गए तो आप किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। ये इसलिए ले आया गया क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि बहुत सारे एमएलए जो है सो पैसा के लालच में या मंत्री पद के लालच में क्या करते थे कि जिस पार्टी से वो जीत के आए उसको छोड़ देते थे और दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि सरकार में स्टेबिलिटी कभी नहीं रहती थी और उसके कारण जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो हैम्पर होते रहते थे। अब बार बार चुनाव होने से इकोनॉमिक लॉस होता था और जो प्रोग्रेस का जो है सो और जो है सो बाकी चीजें वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने जो क्या किया कि इसको जो है सो आपका 10 शेड्यूल ऐड किया 52nd अमेंडमेंट जो है सो 1982 में। ठीक है, और सरकार ने कहा कि जो है सो कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर जो है सो जीतने के बाद में, चाहे इंडिपेंडेंट हो या पार्टी का हो, तो मान लीजिए कि ये जो है सो ए पार्टी का है और ये जो है सो बी पार्टी का है, तो इसका एमएलए इसके पास जाएगा तो इसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। जिस हाउस का होगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, इधर से जाएगा तो इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जीत गया है, उसके बाद कोई भी अगर पार्टी ज्वाइन करेगा तो ये एमएलए इसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। कंडीशन यही है। ठीक है, तो इसको 52nd अमेंडमेंट जो है सो आपका 1982 में ऐड किया गया, एक शेड्यूल ही ऐड किया गया है इसके पूरे डिस्कशन के लिए। ठीक है, अब दूसरा चीज यह है कि अब जैसे मान लीजिए कि हमने दूसरा पार्टी ज्वाइन किया और हमारा मेंबरशिप खत्म हो गया, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये जो है सो पावर है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है आपको ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए कि आपका जो है सो पार्लियामेंट है, हम पार्लियामेंट को पीआर से लिख देते हैं, और ये जो है सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसका हेड जो होगा वो होगा, कौन होगा, इसका हेड होगा आपका स्पीकर होगा। और अगर मतलब कि जो है सो आपका एमएलसी होगा तो उसका हेड जो है सो उसका चेयरमैन होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है स्पीकर होगा और राज्यसभा होगा तो इसका हेड चेयरमैन होगा। ठीक है, तो इनके पास में जो है सो पावर रहता है किसी मेंबर के मेंबरशिप को खत्म करना एंटी डिफेक्शन लॉ में। पहले कहा गया था कि इसमें जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, कहा गया कि नहीं, इसमें जुडिशियल रिव्यू हो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह जो है सो अगेंस्ट द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और जो है सो जुडिशियल जो रिव्यू का प्रोविजन उन्होंने रखा। तो इससे फायदा यह हुआ कि धीरे धीरे जो है सो आप लोग डर डर के मारे पार्टी छोड़ना बंद कर दिए। ठीक है, अच्छा, इसमें केसेस कौन कौन से हैं? अच्छा, एक चीज और है कि ये एक इंडिविजुअल डिफेक्शन है, दूसरा जो है सो होलसेल डिफेक्शन। ये दो वर्ड है। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि हम जो है सो कोई पार्टी छोड़ के चले गए तो हम जो है सो इंडिविजुअल डिफेक्शन में आते हैं और यह अलाउ नहीं है। लेकिन होलसेल डिफेक्शन अलाउ है। जैसे रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान के अगेंस्ट में पांचों एमपी दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेंगे तो उसको होलसेल डिफेक्शन कहा जाएगा। पूरा पूरा या 2/3 मेंबरशिप जाके ज्वाइन कर लिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिविजुअल डिफेक्शन अलाउ है या होलसेल डिफेक्शन अलाउ है, तो आप होलसेल डिफेक्शन अलाउ कह सकते हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं आपका कि 2/3 पार्टी मेंबरशिप के 2/3 अगर जाके ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। अगर इंडिविजुअल ज्वाइन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लगेगा। पहला चीज है कि पार्टी छोड़ना है। दूसरा चीज है कि पार्टी ने जैसे व्हिप जारी कर दिया है कि आपको इसी को वोट देना है, या जो है राज्यसभा में कोई इलेक्शन होना है तो आपको इसको चुनाव में वोट देना है। अगर पार्टी से मेंबर अगर उसके खिलाफ में वोट देता है तो उसमें भी एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, क्योंकि आपके पार्टी के जो नियम है उसके खिलाफ जाकर आपने वोट किया है तो आपको जो है मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा चीज है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बोलता है कि नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 माह के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो उसका भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन है कि अगर 2/3 अगर जाके ज्वाइन कर ले तो जो है सो मेंबरशिप खत्म नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का 2/3 भाग, जैसे अभी आपके जो है सो रिसेंटली जो है अभी कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ सब पे, क्योंकि 2/3 नहीं थे लेकिन उतने संख्या था उन पे लागू हुआ, फिर से चुनाव जीत के आए, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो यह एक नया तरीका इजाद हो गया है जिसको फिर से अब आगे अगर फिर से रिपीट होगा तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अब फिर से इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि जो जीता हुआ कैंडिडेट अगर उस पर पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया, कैंडिडेटशिप चला, मतलब उसका तो मेंबरशिप चला गया, लेकिन इमीडिएटली दो दो या तीन जो है सो लोकसभा या राज्यसभा का जो है सिलेक्शन नहीं लड़ पाएगा।
तो फिर ये बंद हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर से नया प्रथा चालू हो गया है, ये आगे और चलेगा अभी। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा चीज है, कोई स्पीकर है या डिप्टी चेयरमैन है या डिप्टी स्पीकर है, अगर मान लिया, जनरली क्या होता है कि ये जो है सो हेड ऑफ द जो है सो हाउस होते हैं, तो जब हेड ऑफ द हाउस है तो उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है, तो अगर ये चाहें तो ये छोड़ सकते हैं अपने पद को, मतलब कि बोल सकते हैं कि हम पार्टी में नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे जब तक हम मेंबरशिप है। जनरली होना ही चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए और होता है इसका। अच्छा, इसके बाद में जो है सो अब इनको जो है सो ये जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है, ये लोग क्या करते हैं कि मामला को दबा कर रखते हैं जब तक जरूरत नहीं है, पार्टी के हिसाब से, पार्टी के विंसन फैम्स के हिसाब से लोग काम करते हैं, तो इसी कारण जो है एंटी डिफेक्शन लागू ही नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जिसको जो है सो अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि 3 महीने या 2 महीने के अंदर आपको जजमेंट देना ही पड़ेगा। ऐसा होता है कि 5-5 साल तक उसको खींचे चले जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इतना ही है। अगर मेंस वगैरह में भी आता है या प्रीलिम्स में कहीं आता है तो इतना बहुत ज्यादा है, मतलब कि इससे ज्यादा कहीं लिखा नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का है रुद्राक्ष। तो जनरली जो है सो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जाम में यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछ सकता है, और स्पेशली जो है यूपी पीसीएस में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि वहीं का न्यूज है। तो रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष कोई माला नहीं है, शंकर जी जो जपते हैं वो वाला माला नहीं है। एक्चुअल में ये बनारस में एक बिल्डिंग बनाया गया है, जिसको बिल्डिंग बनाने में मदद जो किया है वो जापान जो है सो आपका, जापान की जो एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है सो जीका है, यह मदद किया है। ठीक है, और इसके मदद से जापान जो है सो बनारस में एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है, और इस बिल्डिंग का जो मकसद है कि जो है सो इंटरनेशनल और बनारस का जो कल्चर है ना, दूसरों को जो है दोनों को मिलाना, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन और हमारे बनारस का जो इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे जापान कल्चर है, इंडिया कल्चर है, या फिर इस तरह की कोई सेमिनार होता है, इस टाइप का कोई कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहां पे आराम से आप कर सकते हैं, आपके लिए स्पेस बनाया जा रहा है, और बनारस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। कल्चरली रिच प्लेस है, तो कल्चरली रिच प्लेस में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग रहेंगे, तो इजी वे में सेमिनार वगैरह हो सकता है, इजी वे में कॉन्फ्रेंस वगैरह हो सकता है, म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक बिल्डिंग बनाया गया है जिसका नाम रुद्राक्ष है। ठीक है, तो यह जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है? बनारस में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करेगा, सपोर्ट किसने किया? जीका ने किया, बता दिया आपको। कल्चरल रिचनेस ऑफ द बनारस को मतलब कि हार्वेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डेडिकेटेड टू सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन होगा यहाँ इस बिल्डिंग में, और यह जो है इंटरनेशनल जो है गैदरिंग के लिए यह बिल्डिंग है। तो इसमें है कुछ नहीं, बस यही याद रखना है, रुद्राक्ष एक बिल्डिंग है। कभी आ जाएगा रुद्राक्ष क्या है, तो आपको ध्यान रहे कि एक बिल्डिंग है जो सोशल गैदरिंग के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल गैदरिंग के लिए, बनारस के कल्चर को हार्वेस्ट करने के लिए और अपना कल्चर को फैलाने के लिए और दूसरे कल्चर को समझने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई, दस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका है ड्रोन रूल्स 2021। अभी ये ड्राफ्ट में है। ठीक है, ड्राफ्ट स्टेट पब्लिक में रिलीज की गई है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसी जब भी न्यूज आती है तो पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मीडिया में जो है सो एक तरह से वो छा जाता है। तो एक्चुअल में जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में या मेंस में हो सकता है कि आ जाए। तो चलो इसके ऊपर पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक्चुअल में ड्रोन जो है सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। तो अब क्या है कि जैसे विदेशों में जो है सो आजकल ड्रोन टैक्सी चल रही है, ड्रोन से जो है सो अमेजोन और बाकी फ्लिपकार्ट के जो चीज़ें जो है सो अर्बन एरिया में डिलीवर हो रही है या रूरल एरिया में डिलीवर हो रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ड्रोन का जब तक रेगुलेशन प्रॉपर वे में और फास्ट और इजी वे में नहीं होगा, इसको हम हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, या आर&डी में बाकी दूसरे चीज में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सो अब जो है सो ड्रोन को रेगुलराइज करने के लिए एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, और कंपनियों को बोला गया है कि आप एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कीजिए, और जिसने वो ड्रोन खरीदा है वो यूआईडी, वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जा करके रजिस्टर कर दे। रजिस्टर करने के बाद में क्या होगा कि अब ड्रोन का वेट बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि आपका 300 केजी तक था, अब उसको बढ़ा के 500 केजी तक कर दिया है, क्योंकि ड्रोन टैक्सी का भी आजकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा विदेशों में चल रहा है, तो उसको भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। तीसरा चीज ये है कि मान लीजिए कि जो ड्रोन बना है आपका, तो अब उसमें जो है सो एयरपोर्ट का एरिया है, तो आपको कितना लिमिट तक ले जाना है, नॉन एयरपोर्ट में कितना, तो नॉन एयरपोर्ट वाला एरिया जो है सो वहां पे आप जो है सो 400 तक उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 400 फीट तक उड़ा सकते हैं, और जो नॉन एयरपोर्ट वाला एरिया है 200 फीट तक उड़ा सकते हैं, और 8 से 12 किलोमीटर के रेडियस में आप नहीं उड़ा सकते। 200 फीट तक उड़ाएंगे, लेकिन 8 से 12 जो रेडियस है उसके बाहर उड़ा पाएंगे, उसके अंदर नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में जैसे यहाँ पे माइक्रो ड्रोन के लिए छूट दे दिया गया कि यहाँ पे पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कि जो उड़ाता है उसको एक लाइसेंस लेना है, ऐसा कोई जरूरत
नहीं है। तो इससे क्या होगा कि R&D में और ज्यादा मतलब कि वो होगा, लोग ड्रोन फ्रेंडली ज्यादा होंगे। उसके बाद में जो विदेशी कंपनी इंडिया में रजिस्टर है वो R&D के लिए ड्रोन यूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो है सो एक UID हम बताएं, चूंकि जो है सो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हमने ये भी आपको बता दिया। तो इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा की जो है ड्रोन। अच्छा, एक इसमें है कि मैक्सिमम पेनाल्टी 1 लाख रुपए रखा गया है, और ड्रोन कॉरिडोर बनाया जाएगा कार्गो डिलीवरी के, जो आपको पहले चर्चा कर चुके थे। उसके बाद ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनाया जाएगा, ताकि इंडिया में ड्रोन फ्रेंडली जो है ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। तो कुछ नहीं है, आपको इसमें बेसिक चीजें यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया है, और जो है सो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना है, और जो है सो कंपनी जनरेट करेगी, वह जो है सो नंबर देगी, उसका आप यहाँ जारी कर दीजिए, मतलब कि रजिस्टर कर दीजिए। इसके लिए जो है सो अलग से सीखने वाली जो सर्टिफिकेट था पहले, उसको खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद में जो है ये उड़ाने का और जो है ड्रोन की साइज बढ़ा दी गई है। बस इतना ही है। 1 लाख रुपए अगर कोई गलती करते हैं तो 1 लाख रुपए तक आपको मैक्सिमम फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका है विजिंग डिक्लेरेशन। तो जनरली एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है, तो जनरली एक विजिंग डिक्लेरेशन किससे है? बच्चों से है, वुमन से रिलेटेड है, या पॉवर्टी से रिलेटेड है, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वह जो है सो वुमेन इक्वालिटी से रिलेटेड। बस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, मेंस में अगर आता है तो जरूर आएगा। बीजिंग डिक्लेरेशन 25 ईयर पहले हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द बताइए, what is the benefit of the Beijing Declaration that happened earlier 25 years ago, and what is the consequence at present, and do you believe that Beijing Declaration is successful or not? तो एक कमेंट करने के लिए ऐसा आ सकता है, मेंस में आ सकता है, या फिर जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक्चुअल में क्या है कि देखो, मैन और वुमेन की इक्वालिटी जो है सो बहुत पहले से हम पर है, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है कि ये लॉ से इसको कभी सेटअप नहीं किया जा सकता, लॉ से कभी सुधारा नहीं जा सकता है, जब तक कि हमारे और आपके माइंड में इसके प्रति एक जो है सो सजगता और जो है सो सोच नहीं डेवलप होती है। ये कभी नहीं हो सकता। कल्चरली सुधार किया जा सकता है, सोशली सुधार किया जाएगा तभी हो पाएगा। चलो हटाओ, भाषण की बात है। अपन बीजिंग डिक्लेरेशन को 25 साल हो गया है, और फिर से जो है सो मैक्सिमम शुरू हुआ है 2021 में, जो है पेरिस में खत्म होगा। तो उससे रिलेटेड जो है न्यूज है, तो उसी के लिए है। उसमें क्या है, ग्लोबल ग्रुपिंग है, यूएन सपोर्टेड है, यूएन वुमेन का है। और जो है सो आपका ये बीजिंग डिक्लेरेशन चूंकि बीजिंग में हुआ था, और यह जब कोविड-19 पैंडेमिक में जो है सो बहुत सारा, अभी आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा कि वुमन के प्रति वायलेंस और प्रेगनेंसी और जो है सो माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि पुरुष घर में रह रहे हैं और डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं। तो इसी कारण वुमन को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो यह एक एक्चुअल में क्या है कि ये बात नहीं है, ये कोई कॉन्फ्रेंस उस टाइप का नहीं है, एक्शन लेना है। और उसमें 12 गोल क्रिटिकल एजेंडा सेट किया गया है, जिसमें आपका जो है हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, और जो है सो आपका इक्वालिटी फॉर द जॉब हो गया। इस तरह से 12 इसके टोटल जो है लिस्ट है। बट अपने को इतना ही जानना है, इससे जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है एआई पावर जो है सो ग्रेविजेंस मैकेनिज्म है। ये जो है सो आपका एक्चुअल में क्या है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट बहुत ज्यादा गर्म है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग जानना चाहते हैं और उसका यूज करना चाहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो हम सोच के काम करते हैं वो मशीन करने लगे। सिंपल सी बात, जैसे गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सर्च कर दिए, तो उससे रिलेटेड आपके जो भी जितने भी पेज होंगे उस पर दिखाने लगेगा। तो वो कुकीज को जो है सो उसमें आप देखिएगा कि कुकीज होता है, तो उसमें जैसे आप कोई साइट खोलते हैं और आप कुकीज बैन कर दिए हैं, तो जब खोलेंगे ना तो आपको पूछेगा पहले कुकीज को ओपन करो। तो उससे क्या करता है कि आपको सर्च करते रहता है, वॉच करते रहते हैं कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते रहता है, फिर उससे रिलेटेड जो उससे टाई अप है उसका प्रोडक्ट दिखाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये कुकीज का खेल है। तो वही, यह भी एक मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अभी क्या किया गया है कि जितने भी कंप्लेन आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आईआईटी जो है सो आपका कानपुर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आईआईटी कानपुर ने मिल करके एक जो है एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ठीक है, जो एआई पावर ग्रेवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी तक ये पहला ऐसा काइंड मतलब एप्लीकेशन है, जिसमें जो है मान लीजिए कि आप कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई बार बार कंप्लेन कर रहा है कि जोग्राफिकल एरिया क्या है, किस चीज के बारे में कंप्लेन है, ये सब ऑटोमेटिकली वो सर्च करके अब जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देगा। स्पेन वाला कौन सा कंप्लेन है, बार बार कंप्लेनर कौन है, तो ये मतलब कि आइडेंटिफाई करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो है सो आपका सिटीजन के ग्रीवियंस मतलब सिटीजन की प्रॉब्लम समस्याओं के समाधान बहुत तेज हो जाएगा। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि टाइम कम लगेगा, जल्दी कर देगा। तीसरा ये आदमी जो है रेड टिपिज्म और काम करने नहीं चाहता है, पब्लिक को परेशान करना चाहता है, पैसे की डिमांड करता है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका फायदा यही है, ठीक है। रिड्यूस द टाइम होगा, ह्यूमन एरर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है सो अभी हरियाणा में जो है सो जनरली सीवेज वाटर जो रहता है ना, उसमें जो है सो
सीवेज का वाटर और जो है पानी का लाइन अगर पास पास से जाते हैं, लीक हो गया तो वही पानी खींच लेता है वो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है अभी हरियाणा में केस आया है जिसमें बहुत सारे जो मतलब बच्चों में जो है वोमिटिंग और डायरिया और ये सारे चीज हो रहा है, ठीक है। तो कलर के बारे में आया है। तो ये एक्यूट डायरिया इन्फेक्शन है और ये जो इसका बैक्टीरियम जो है विब्रायो जो है कोलाई जो है इसका नाम है, यही इंपॉर्टेंट है और इसमें और कुछ नहीं है। बस ये विब्रायो कोलाई का यार नाम रख लीजिए, बात खत्म हो गया। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा बैक्टीरियम कारण जब कोला होता है तो विब्रायो कोलाई हो गया, ठीक है। और इसमें जो है आपका एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, आप तो जानते ही हैं। ओआरएस के घोल देते रहिए, अगर ज्यादा होगा तो बच्चों में ज्यादा हार्मफुल रहता है, डेथ भी हो जाता है। और देखिए जो है आपका ओरल कलरा वैक्सीन आया है, इसका यूज कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसको आपको इसी का ध्यान रखना। हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, तो एग्जाम में इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि उसका नाम है, तो ऐसे ही लोग समझ जाएंगे, इसलिए नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आया हूं मैं, दो करंट अफेयर्स है। एक मॉन्क फ्रूट है, दूसरा जो है टीचर को ट्रेनिंग से रिलेटेड स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जो मोंग फ्रूट है एक्चुअल में वो चाइना में उगता है, ठीक है। और शुगर से भी जो है कितना गुना, लगभग 3 से 10 मीठा होता है और नॉन कैलोरिक होता है, मतलब कि कैलोरिफिक वैल्यू जो है 0 रहता है। और स्वीटनर है, मतलब कि शुगर की जो है अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं जिनको जो है डायबिटीज है और दूसरे दूसरे रोग हैं शुगर से रिलेटेड, वो जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इंसुलिन का यूज कम हो जाएगा। और विदेशों में इसका जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 से 5 ईयर इसका लाइफ स्पैन है। और माउंटेन एरिया में टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिड होना चाहिए। जो कंडीशन है, जर्मिनेशन बहुत स्लो होता है। और अभी क्या किया गया है कि ये चाइना से इसका बीज लिया करके हिमाचल प्रदेश कुछ एरिया में लगाया गया है। और ये इन्वेशन जो कर रहा है CSIR और नियर हिमालयन जैसे बायो रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों मिल करके और अभी इसको मतलब कि जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो है इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन बढ़े और डिमांड बढ़ेगा और फिर जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये इनोवेशन है कि अच्छा। दूसरा चीज है कि इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिड एरिया दोनों जो है कोई भी पौधा को बढ़ने के लिए जो है टेम्परेचर और मॉइस्चर दो चीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इतना चाहिए, ह्यूमिड एरिया चाहिए, जो हिमालय में जब अवेलेबल है तो वहाँ का डेवलपमेंट हो जाएगा लोगों का और एक एक्सपोर्ट का नया साधन भी मिल सकता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो इसमें एक वर्ड जनरली जो है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो पकड़ना चाहिए। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, आईपीआर डिजाइन हो गया, मतलब कि नए नए थिंकिंग हो गए, मतलब कि कुछ नया करना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिल करके जो है इसको जो 50,000 टीचरों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। इसका जो है आपका AICT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो इनोवेशन सेल बनाया, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो होगा हमेशा ऑनलाइन मोड में है, इस चीज को ध्यान रखना, तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और दूसरा चीज है कि इनोवेटिव रूप में कैसे चीजों को रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे क्रिएटिव बनाया जाए बच्चों को, उसके बारे में बताना है। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।